तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। 16 दिन इस नए साल के आप लोगों की जिंदगी के जा चुके हैं। कैसे रही ये 16 दिन? एक एक दिन आप लोगों को मैं गिनवा रहा हूँ, ठीक है? याद रखना। अब आप लोगों को देखना है कि इन दिनों में क्या क्या कमियां, क्या क्या खामियां रही हैं जो आगे आप लोगों को रिपीट नहीं करनी है। अगर अपने एक एक दिन को आप लोग गिनना स्टार्ट कर दोगे ना यार, ये दिन आप लोगों को इतनी प्रोडक्टिविटी बनाकर देंगे कि आप लोग रियलिटी में समझ पाएंगे कि एक साल में 365 दिन होते हैं और कभी कभी 366 भी, अगर वो लीप ईयर हो तो जिंदगी में अगर एक एक दिन को आप लोगों ने इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया तो सोचो, पूरे साल को नहीं, आप लोग 365 दिन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और 365 दिन से मिलकर एक साल बनता है। तो जो कैलेंडर में जो डेट चेंज होती है ना, वो अब डेट चेंज नहीं होगी, वो रियलिटी में आप लोगों की जिंदगी बनाने वाली डेट होंगी जिनमें आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव किया होगा, अपनी लाइफ को इंप्रूव किया होगा। हो सकता है एक दिन कभी अच्छा ना गया हो, एक दिन में कुछ दिक्कतें रही हो, उस दिन को उतार कर जिंदगी में से बाहर फेंको। अब अगला दिन इसलिए बर्बाद नहीं करना है क्योंकि पहला दिन बेकार रहा था, अगला दिन इसलिए एंजॉय करना है क्योंकि पहले दिन की भी कसर अगले दिन में निकालनी है। इस तरीके का एटीट्यूड बनाकर अगर चलोगे ना तो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, कोई रोक नहीं पाएगा आप लोगों के टारगेट को अचीव करने से। तो जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। चलता रहे वक्त के साथ, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामाखा खुद से ही लड़ने की कोशिश न कर। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उलझे से रहते हैं, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज को लेकर। मैक्सिमम लोग आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे। उनसे पूछा जाए कि भाई साहब आज का क्या प्लान है, शाम तक क्या कर रहे हैं, कि देखते हैं यार क्या करना है, अभी कुछ सोचा नहीं है, ठीक है? मतलब शाम तक का प्लान नहीं पता उनको। अब सोचो अगले दिन के बारे में क्या बात करें उनसे, सोचो अगले हफ्ते के बारे में क्या बात करें, अगले महीने के बारे में क्या बात करें। शाम को तो दूर की बात है, उनसे पूछ लो अगले 2-3 घंटे में क्या करने वालों, कि देखते हैं क्या करना है। अगर ऐसी जिंदगी आप भी जी रहे हैं ना भाई साहब, बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ में, किसी और के साथ में नहीं, खुद अपने साथ में। कहते हैं ना कि उसने दुश्मनी निकाल ली, वो दुश्मन था मेरा, नहीं, खुद के सबसे बड़े दुश्मन इस धरती पर कोई हो ना तो वो लोग आप खुद हो। अगर आप ना कोई, अगर सबसे बड़ी बात पता है क्या, और ये दुश्मन दिखाई भी नहीं देता यार, इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये दिन ब दिन आप लोगों को बर्बाद करेगा। आप लोगों को बोलना, आप लोगों को मैंने बोला सुबह उठ जाओ, बहुत सारे लोग बच्चे सुबह उठ गए, पर लेकिन कुछ बच्चे ऐसे सर उठ ही नहीं पाए, सर उठ ही नहीं पाए। तो आप लोगों ने कम से कम कोशिश तो की। आधे ऐसे जिन्होंने कोशिश भी नहीं की, तो सोचो उनके बारे में। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमेशा अपने आप में उलझे मत रहो, क्लैरिटी रखो माइंड में कि 6 घंटे सोना है तो 6 घंटे के बाद में अलार्म बजेगा तो भाई साहब उठ जाएंगे, ठीक है? कोई किसी को, हमको कोई आके बोलेगा नहीं कि हम लोग को उठना है, हम अपने आप ही उठ जाएंगे क्योंकि वो अलार्म हमने लगाया है। ऐसा नहीं कि वो अलार्म हमारे मम्मी पापा ने लगाया कि नहीं तुमको इस टाइम में उठना है, नहीं, आपने खुद ने लगाया ना। तो अपने खुद की बात अगर खुद ही नहीं मान रहे हो तो यार क्या और करोगे जिंदगी में? तो एक छोटी सी बात है, इसको जिंदगी में देखो इंप्लीमेंट करके आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान आप लोग खुद निकाल सकते हैं। पर दिक्कत क्या है, हम लोग सोचते हैं कि जो चल रहा है चलने तो बढ़िया, तो चल रहा है तो वैसा जो मिल रहा है तो फिर उसको एंजॉय करो, फिर रो क्यों रहे हो कि जो मिल रहा है वो अच्छा नहीं है। अगर चाहते हो कुछ चेंज हो तो फिर उस तरीके से उस जिंदगी में थोड़ा सा उसमें चेंज भी लाने की कोशिश करो, उस काम को करने के तरीके में। मजा आ गया, सुबह इतने सारे बच्चे उठ गए, मैंने सोचा नहीं था इस तरीके से आप लोग उठ जाओगे। देखो जिंदगी में ना, जैसे मैंने बोला था, जो भी कुछ तुम डिफरेंट करोगे ना, अगर तुम थोड़ा सा भी, जैसे मैंने बोला 6:30 बजे उठ के वीडियो देखनी है, 6 बजे आप लोग उठना है, तो सबके बस की बात नहीं है यार, वो मैंने बोला था आप लोगों को, ठीक है? आप लोग जो भी उठ रहे होंगे, आप लोगों को फील हुआ होगा, जो डेली 8 बजे उठ रहे थे, अगर उनको 6 बजे उठने के लिए बोल दिया जाए 2 घंटे, तो फील होगा आप लोगों की बॉडी को भी आप लोग जल्दी उठे हो। तो आप लोग को उसमें पैटर्न में आना पड़ेगा। उस पैटर्न में आने के टाइम में बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं। सेम आंसर राइटिंग का है, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का है, उसमें पैटर्न में आना पड़ता है अपना आपको कोई काम करने के लिए, पर उसमें पैटर्न में आने से पहले लोग जो है फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी आप लोग अपने आप को यहाँ पर संभाल पा रहे हो ना, तो भाई साहब बहुत सारी जनता से आगे हो आप आज की डेट में। ये चीज आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है, पर आगे चल के समझ में आएगी। लगे रहो मुन्ना भाई, अभी 16 दिन हुए, मतलब 17 दिन हुए अभी जिंदगी के, अभी और भी दिन आगे आने वाले हैं। अभी तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो 17 दिन लाइफ के गए हैं, अभी देखते हैं आगे क्या चलने वाला है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आज का क्विज देखते हैं। पहले टकटकी लगाकर कहने के लिए क्विज होता है ये, वैसे ये लेक्चर का ओवरव्यू होता है जिसमें आप लोगों को शानदार तरीके से चीजें देखने को मिलेगी, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात की जा रही है आजादी का अमृत महोत्सव। तो देखो, आजादी दिलाई किसी और ने थी, पर अमृत आप लोग पीने वाले हो। तो 75वां सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा, ट्विस्ट कहते हैं ना, ट्विस्ट एग्जामिनर ना हमेशा आप लोग की जिंदगी में ट्विस्ट लाना पसंद करता है। तो अमृत महोत्सव यहाँ पर, ये तो सब जानते हैं, ठीक है, अमृत महोत्सव, पर लेकिन बोले कि यहाँ पर कला कुंभ, ये बेसिकली कौन कौन मिलकर सेलिब्रेट कर रहा है? तो नॉर्मल सी बात है, सब बोलते हैं यार कला की बात कर रहे हैं भाई साहब, कल्चर मिनिस्ट्री तो जरूर आएगी, पर लेकिन जो नेक्स्ट वाली मिनिस्ट्री है ना, आप लोग देख कर भी सर चकरा जाएगा कि ये मिनिस्ट्री यहाँ कैसे आ गई, ठीक है? बताओ चलो कौन सी मिनिस्ट्री है? चलो तुक्का मारो 1 मिनट के लिए, देखते हो किस किस का तुक्का सही बैठता है, ठीक है?
इसकी थीम क्या है वो भी आप लोगों को बतानी है, फिर डिस्कस करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग इसको मतलब सोच ही नहीं सकते इस मिनिस्ट्री को, जो यहां पर ये मिनिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। रीजन है इसका, चलो सारे तुक्के मारो, देखता हूं किसका तुक्का सही लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करें तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है वो स्टेब्लिश किए गए 1954 में। तो यहां पर ये बेसिकली अगर बात करें तो किस पर्टिकुलर जो यहां पर हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे, इनका नाम आप लोग को बताना है। तो यहां पर उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे थे वो थे यहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में बात, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको एसडीजी आप लोग बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना है ना? अगर लेक्चर रेगुलर देख रहे हो तो भाई साहब हजारों बार सुना होगा, क्योंकि ये बोल ही नहीं सकते आप लोग हमने नहीं सुना है, क्योंकि मैं जब भी मौका मिलता हूं मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है आप लोगों को बताना है, जो जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं और इंपावरमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि महिलाओं के और जो बच्चे हैं उनके विकास के बारे में बात करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में बात करूंगा, बहुत सारी चीजें और जानने को मिलेगी। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस तारीख में सेलिब्रेट किया जाता है? इसी दिन हमारे देश में नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेट आप लोग कम से कम पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें रटने वाली नहीं होती यार, ठीक है, कुछ चीजें समझने वाली भी होती हैं। अगर चीजें आप लोग समझना स्टार्ट कर दोगे ना तो बहुत सारी चीजें आप लोग समझोगे, तो आप लोग चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हुए चलोगे। पर लेकिन अगर ऊपर से रटते रटते चलोगे तो फिर यार रटने में ना चीजें भूल जाते हो, ठीक है। चीजें प्रैक्टिस करने के लिए डेली क्यों बोलता हूं, डेली इसलिए बोलता हूं क्योंकि जिस दिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे उस दिन आप लोगों का शरीर जो है, आप लोगों का दिमाग जो है वो एक ही जैसा होता है। शरीर दौड़ोगे नहीं, एक दिन शरीर बता देगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली की क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। अरे नेशनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नेशनल प्रीमियम इंस्टीट्यूट, मतलब ये इंस्टीट्यूट जो है वो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों को बताना था, यहाँ से वो गायब हो गया, ठीक है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट लिखा रह गया। तो ये किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। वर्ल्ड में एक लेक है जो कि हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक है वर्ल्ड में, और वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं है, कहां पर है? लद्दाख के अंदर में। अब कंफ्यूज मत हो जाना, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटमेंट में सबसे पहला आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर ही लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है आप लोगों का जो मोंकी माइंड है ना, जो नटखट जो दिमाग है वो इधर उधर घूमता रहता है। तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। SIA ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। ये बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट इकोसिस्टम के बारे में बात करिए, एक बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है इस पर्टिकुलर एरिया का इंटरेस्ट, समझेंगे। मैरिटल रेप, अगर हस्बैंड और वाइफ जो है अगर वो फिजिकल रिलेशन बनाए तो उसको क्या रेप की कैटेगरी में रखना चाहिए? बहुत ही जद्दोजहद चल रही है भाई साहब इसके ऊपर, क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री में एक सेक्शन है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक सेक्शन बोला जा रहा है इंडियन पिनल कोड का, कि हस्बैंड कुछ भी हरकतें करे उसको रेप की कैटेगरी में नहीं मानेंगे अगर लड़की की जो एज है वो 15 साल से ऊपर है। तो अगर 15 साल के ऊपर है तो फिर नहीं माना जाएगा रेप, अगर 15 साल के नीचे है तो उसको रेप की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, समझेंगे कैसे। कौन सा आर्टिकल है यहां पर बेसिकली आप लोगों को बताना है, जिसमें बोला गया कि कोर्ट की कोई जुडिक्शन नहीं है कि वो लेजिस्लेचर की जो प्रोसीडिंग है उसमें इंक्वायरी कर सके। ये तो आर्टिकल सुनकर आप लोगों को मजा लग जाएगा, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो काफी प्यारा, काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा, टकटकी लगाकर देखिएगा। जितना मजा मैंने पढ़ने में लिया है इतना ही मजा पढ़ाने में लूंगा, ठीक है। और मॉर्निंग में जो भी उठाए सैल्यूट है, इसी तरीके से लगे रहो। एक बार आदत बन गई ना, ये आदत जिंदगी भर काम आने वाली है भाई साहब। ये छोटी छोटी आदतें एक बार जिंदगी में लगा लो ना आप लोग, तो आप लोग एक तरीके से ये देखोगे कितनी शानदार तरीके से जिंदगी जीनी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो कोशिश करो इनको अच्छे से एंजॉय करना, तभी आप लोग अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी ला पाओगे। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। वैसे कहानी मुझे एंड में सुनानी थी, पर मुझे लगा कि इस आर्टिकल को मैं स्टार्टिंग में डिस्कस करता हूं, यू विल एंजॉय दिस आर्टिकल। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप लोगों को होगी तो आप लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आप लोगों को कई सारी बातें यहां पर देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में जब पार्लियामेंट आप लोग देखते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में संसद बोलते हैं, और संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं जिनको आप लोग विधायक, जिनको आप लोग सांसद बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली में आप लोग कौन रहते हैं? वो रहते हैं बेसिकली आप लोग के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको आप लोग विधायक बोलते हैं। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं विधायक महोदय के बारे में, ठीक है। सांसद बड़े होते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में सेंटर में काम करते हैं, और विधायक थोड़े नीचे होते हैं, छोटे होते हैं, जो कि स्टेट के अंदर काम करते हैं। अभी मुद्दा क्या है वो आप लोग समझिए, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सारी चीजें आप लोग सही से अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। आर्टिकल कवर किया गया था इंडियन एक्सप्रेस में, काफी अच्छे से डिटेल में चीजें देखने को मिली थी, तो आप लोगों को भी यहां पर उसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। बाकी सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड कराई दिए पूरे आर्टिकल के, पर आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। 12 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है महाराष्ट्र के अंदर में, जिनको रिसेंटली अभी क्या किया गया था? सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि उनको असेंबली में पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया जा रहा है। तो भाई साहब इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है असेंबली के अंदर, तो ये क्या किए? इकट्ठा हो गए, कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि जज साहब हमारी गुहार सुनो। कोर्ट ने बोला सुनो भाई साहब, हम तो ठाली हैं तुम्हारे जैसों की गुहार सुनने के लिए।
तो यहां पर ये पहुंचे तो इन्होंने बोला कि बताओ क्या दिक्कत है। इन्होंने बोला कि आज की डेट में जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने हमें सस्पेंड कर रखा है और काफी लंबा समय हो गया, लगभग 1 साल होने वाला है, वो हमारा सस्पेंशन जो है वो रिवोक करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो हमारा सस्पेंशन जो है उसको हटा ही नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा क्या, इतना लेट कैसे हो गया आते आते? बोले कि कोरोना की वजह से घर से नहीं निकल पाए थे इसलिए आप तक नहीं पहुंच पाए। तो मतलब उनके द्वारा बोला गया थोड़ा लेट हो गया, एक अलग बात है, पर लेकिन इतने लंबे समय तक सस्पेंड कौन करता है? इतने लंबे समय से तो मतलब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इतने में तो हम लोग पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन बना लेते हैं बीच बीच में कई बार। तो मुद्दा ये था, यहाँ पर बोला यह गया कि क्यों सस्पेंड किया गया, पहले ये तो बताओ। बोला कि मिसबिहेव की वजह से हमको सस्पेंड किया गया। ठीक है, हमने बोला कि यहाँ पर असेंबली के अंदर में कुछ बातें चल रही थी, डिस्क्लोजर ऑफ द डेटा रिगार्डिंग टू ओबीसी, तो उसके चलते मिसबिहेवियर की बात आई तो हमें सस्पेंड कर दिया। पर लेकिन इतने लंबे समय तक सस्पेंड कौन करता है? हमारी कंट्री में तो संविधान के अंदर प्रावधान है, अगर 6 महीने से ज्यादा कोई सीट खाली है तो उस पर इलेक्शन करवा दो। हम 12 लोग हैं और हमारी 6 महीने से भी ज्यादा हमारे लोग जो हैं हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं असेंबली के अंदर में, और हमको सस्पेंड करके फेंक रखा है। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर 12 के 12 जो एमएलए हैं उन्होंने बोला कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। हमारे जो असेंबली के लोग हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, उनके बेसिकली उनको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रही है असेंबली के अंदर। तो क्या ये सही है? इसके बारे में आप बताओ। तो मुद्दा तो बोला सुप्रीम कोर्ट की, यार बात तो सही बोल रहे हो तुम। अब यहाँ पर मुद्दा बोला तो यहाँ पर पूछा गया कि जिन्होंने सस्पेंड किया उन स्पीकर महोदय से पूछा गया कि भाई साहब सस्पेंड क्यों कर रखा है तो बता दो। तो उनके द्वारा बोला गया कि रूल 53 यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई साहब अगर कोई भी हरकतें करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जा सकता है यहाँ पर लेकिन वो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप लोग उसको लंबे समय तक सस्पेंड रखो। किसी ने एक क्लास में हरकत की, एक क्लास से सस्पेंड कर दो, थोड़ा कि पूरे साल उसको स्कूल में ही नहीं जाने दोगे बच्चों को। ठीक है, तो यहां पर ऐसा आप लोग कर सकते हो। तो यहां पर एक पीरियड हो सकता है, पीरियड नोट लॉन्गर दैन रिमेंडिंग ऑफ द सेशन, यानी कि जैसे सेशन होते हैं ना, 3 सेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक होता है बजट सेशन हो गया, दूसरा हो गया, फिर यहां पर आगे चलोगे तो आप लोगों को फिर यहां पर मॉनसून सेशन देखने को मिलेगा, फिर विंटर सेशन देखने को मिलेगा। चलो समझ में आता है यार, एक सेशन के लिए आप लोगों ने सस्पेंड कर दिया, मतलब अगले सेशन के लिए भी सस्पेंड किए बैठे हो, तो ये कैसे है? तो महाराष्ट्र असेंबली के जो आर्गुमेंट है उनका ये निकल के आया, देखो यार कोर्ट तुम रहो दूर। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया यहाँ पर आर्टिकल 212 के अंदर में कि तुम इसके अंदर आकर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, तुमको इसके अंदर बोलने का कोई भी हक नहीं है। तो कोर्ट ने बोला अच्छा ऐसी बात है, वो इनके द्वारा और एक्सप्लेनेशन कर दिया गया यहाँ पर कि स्टेट जो है वो एक तरीके से यहाँ पर किसी भी ग्राउंड पर आप लोग यहाँ पर जो है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करोगे, जो भी इरेगुलरिटीज होगी यहाँ पर ये अपने हिसाब से देखेंगे। लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, वो एक तरीके से यहाँ पर अपने हिसाब से सारे काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ में आर्टिकल 194 जो है वो प्रिविलेज के बारे में बात करता है कि अगर कोई इंसान जो है उल्टी सीधी हरकतें करे तो उसके प्रिविलेज को भी कट डाउन यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम लोगों ने रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम किया है। तो कोर्ट साहब इसलिए आप लोग दूर रहो, ये हमारा आपस का मामला है, इसमें आकर इंटरफेयर न करो। कोर्ट ने बोला बातें किससे कर रहे हो, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या था इसका? मतलब ये था कि भाई साहब बेसिक स्ट्रक्चर नाम की भी कोई चीज होती है। बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर केशवानंद भारती का केस था और वो था 1973 का। उस केस में साफ साफ बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करोगे। और बेसिक स्ट्रक्चर ये बोलती है कि अगर किसी पर्टिकुलर सीट को खाली किया गया है 6 महीने तो उसमें इलेक्शन आप लोग कंडक्ट कराने हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रही है। ये तो बता दो इन लोगों की गलती क्या है जिन्होंने अपना मेंबर चुन के भेजा था। अब उस मेंबर ने मान लीजिए कुछ बदतमीजी कर दी तो आप लोग उनके लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दोगे। आप लोग ये बोले रूल, मतलब रूल हमको सुना रहे हो, मतलब हमको सुना रही है रूल तो अब हम तुमको बताते हैं कि रूल क्या होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अड़े हाथों ले लिया यहाँ पर कि बेसिकली भाई साहब आप लोग क्या कर रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहे हो, यहाँ पर वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि 6 महीने तक आप लोग यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से किसी पर्टिकुलर पोस्ट को 6 महीने के अंदर अगर खाली है तो आप लोग उस पर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराओगे, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात की जाती है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, बोला जा रहा है कि आर्टिकल 194 जो है वो बताता है कि पीरियड ऑफ द 6 डेज किसी मेंबर को अगर आप बात करो आप लोग उसको बेसिकली रोक सकते हो। अगर कोई सीट अगर खाली हो रही तो फिर कैसे आप लोग उसको लेकर 6 है तो यहाँ पर पीरियड ऑफ 60 डेज। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर बोला है इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर है तो वो विदाउट द परमिशन ऑफ हाउस एब्सेंट रहता है तो तब आप लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि सीट वेकेंट है। यहाँ पर ये 60 डेज में वेकेंट कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पर 365 दिन हो गए उसको वेकेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, एक तरीके से उनको आप लोग बाहर बैठाए रखे हो इतने दिनों से। तो यहाँ पर ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, आप लोग ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। तो आर्गुमेंट जो यहाँ पर निकल कर आया, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, उसमें बोलता है साफ साफ लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में कि 6 महीने अगर कोई पोस्ट खाली है तो बाय इलेक्शन करवाओ और उसको भरो। और आप लोग यहाँ पर 1 साल से इनको खाली के बैठे और आप लोग बोल रहे हो कि हम रूल और रेगुलेशन लेकर चल रहे हैं और पाठ पढ़ा रहे हो, वो भी हमको, हमने मतलब दुनिया को पाठ पढ़ाया है, अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे सामने बोलती नहीं और तुम हमको पाठ पढ़ा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अड़े हाथों लिए यहाँ पर। ठीक है, कि 6 महीने से ज्यादा किसी इंसान को आप लोग ऐसे बाहर रख ही नहीं सकते।
क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान ने कोई ऐसी गलती की है, अगर उसने कोई ऐसी हरकतें की है, तो उसका खामियाजा जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं मिलेगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को नहीं मिलेगा। तो जो प्रोविजन है एक हाउस के लिए आप लोग उसको बेसिकली यहां पर कर सकते हो, जो प्रोसीजर आप लोग हैं ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग के लिए बेसिकली बोला जाता है। अगर बात करें ना यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग के लिए आप लोग यहां पर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को, कि आप लोग उसको कर सकते हैं। अगर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग अगर नहीं है तो आप लोग जितनी बची है उसके लिए उसको टर्मिनेट आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारे रूल और रेगुलेशन जो प्रोविजन है, प्रोविजन रूल 373, 374, 374 है, ये सारे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी एप्लीकेबल उसी तरीके से होता है। तुम कोई नई बात सा थोड़ी ना हो, तुम सारी अपनी मनमानी चलाओगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि असेंबली की जो यहाँ पर बेसिकली जो असेंबली थी उसको अड़े हाथों लिया सुप्रीम कोर्ट ने और कह रहा है कि सुधर जाओ वरना सुधारते जाओगे, ठीक है, और जो कह रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करो ढंग से वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी इसको लेकर। कल को कोई मुद्दा होगा तो आप लोग आंसर भी दे पाएंगे और उसको समझा भी पाएंगे, या फिर कोई भी डाउट देखने को मिले तो यार डाउट को क्लियर जरूर किया करो, क्योंकि डाउट अगर माइंड में रहेगा ना वो आप लोगों को परेशान करता रहेगा, और डाउट अगर आप लोगों को परेशान करेगा तो फिर मेरा कोई मतलब रह नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी डाउट हो उसको क्लियर किया करो। एक बार समझ में नहीं आ रहा फिर से सुनो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर इसीलिए करके बताया जाता है कि एग्जाम के लिए तो आप लोग पढ़ ही सको, इवन किसी को पढ़ा भी सको अगर आप लोग का मन कर रहा है, तो उस लेवल पर जाकर आप लोग को चीजें कराई जाती है। और अगर उस लेवल पर आप लोगों ने चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दी तो फिर आप लोग कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा मतलब क्या है बोलने का। ओके, आगे चलते हैं। एक और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर वैवाहिक बलात्कार के बारे में। क्या ये अपराध की कैटेगरी में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? मतलब क्या है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन है बी, इन दोनों की शादी होगी। ए है मेल, बी है फीमेल, दोनों की शादी होगी। शादी होने के टाइम पर बहुत अच्छे रिश्ते थे, सारी चीज सही चल रही थी, पर फिर आगे चलकर बहुत सारी नोकझोंक होने लगी और कई सारी दिक्कतें होने लगी लाइफ में। तो उसके चलते कई सारी दिक्कतें आती हैं, तो हर जगह उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो बात की जा रही है कि अगर कोई शादी में अगर फिजिकल रिलेशन बनाता है, नॉर्मल कोई बाहर का इंसान अगर कोई जबरदस्ती करे तो हम लोग उसको रेप बोल देते हैं एक सेकंड के अंदर। पर लेकिन क्या अगर खुद हस्बैंड अगर ऐसी हरकतें कर दे तो क्या उसको रेप नहीं बोलोगे? तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर, और इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है कि अब बस यहाँ पर माई बॉडी माई राइट। तो जो वुमेन है वो बोल रही है कि हमको इसका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर फीमेल के अधिकार जो आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे। जो पुरुष करे वो सही है और जो महिला करे वो गलत है। तो इसके चलते यहां पर ये बातें सामने निकल कर आती है। इवन अगर मैं आप लोगों से यूएन पॉपुलेशन फंड के बारे में बात करूं तो जब उसने यहां पर एक एनालिसिस किया तो उसमें बोला कि 15 से लेकर 49 साल की जो महिला है जिनकी शादी आप लोगों को देखने को मिलती है, हर 5 मैन में से एक मैन जो है यहां पर वो फोर्स करता है अपनी जो वाइफ को अपने हिसाब से जिंदगी को जीने के लिए। तो ये काफी गलत है, यहां पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर जब ये इंटरनेशनल मैन और जेंडर इक्वलिटी सर्वे कराया गया 2011 का डेटा, और मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से 2022 में, ठीक है। तो सिचुएशन कोई सुधरी नहीं है ज्यादा है, जबकि ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 104 कंट्री सामने निकल कर उन्होंने बोला कि रेप तो रेप होता है, चाहे हस्बैंड होगा चाहे कोई और हो, जबरदस्ती होती है। और इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जो इसको मान ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसमें क्या करें। और देखिए ये आसान भी बोलना आसान है वैसे अगर आप लोग बोल सके, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू भी हो सकता है, खासकर हमारे जैसी इंडियन सोसाइटी के अंदर में अगर बात करें तो इसमें बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में कई सारे केस आप लोगों को एक तरीके से जो रूल और रेगुलेशन बना दिए जाते हैं ना उनका रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल करते हुए भी नजर आएंगे। तो इसमें बैलेंस होना चाहिए, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि अगर महिला जबरदस्ती करे या फिर मेल जबरदस्ती करे तो दोनों को इक्वल हक होना चाहिए कि कोई भी किसी के साथ में जबरदस्ती ना करे। क्योंकि अगर बात की जा रही है प्यार की तो वो रिलेशन जो होना चाहिए वो प्यार का होना चाहिए। एक प्यार से भी पहले मैं बोलूंगा रेस्पेक्ट का होना चाहिए। अगर इंसान जो है रेस्पेक्ट इसके अंदर नहीं ला पा रहा है तो फिर उस चीज का कोई मतलब यार बन नहीं जाता है। तो प्यार से भी पहले रेस्पेक्ट आती है, जहां पर रेस्पेक्ट होगी ना वहां पर प्यार अपने आप निकल के आएगा। पर लेकिन जहां पर रेस्पेक्ट नहीं होगी वहां पर आप लोगों को प्यार देखने को मिलेगा, वहां पर हमेशा आप लोगों को जबरदस्ती नजर आएगी। तो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिप्लाई किया गया, यहां पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर चलने की बात की जा रही है टुवर्ड द क्रिमिनलाइजेशन की कैसे लेकर चलना है यहां पर। तो सजेशन किया गया वेरियस स्टेक होल्डर के द्वारा कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 375 के तहत रेप माना जाता है अगर यहां पर उसको क्रिमिनल कैटेगरी में बोले भारतीय दंड संहिता के तहत। तो रेप जो है ये सेक्शन 375, एक नॉर्मल इंसान अगर किसी के साथ में अगर यहां पर फिजिकल रिलेशन बनाए और जबरदस्ती वहां पर देखने को मिले उसको आप लोग 2 सेकंड नहीं लगाओगे रेप बोल दोगे। पर लेकिन सेम काम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स यहां पर एक हस्बैंड जो है अपने वाइफ के साथ में करे तो यहां पर इसको अगर 15 साल से नीचे की अगर वो महिला है या फिर लड़की है यहां पर तो ही उसको रेप माना जाएगा। अगर 15 साल से ऊपर है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो ये पूरा मुद्दा है, बेसिकली इस पूरे मुद्दे के ऊपर पूरी कहानी चल रही है। यानी कि अभी बोला यह जा रहा है कि इसको भी रेप की कैटेगरी में डालो अगर किसी महिला को फोर्स किया जाता है यहां पर
जबरदस्ती उसके साथ में की जाती है, तो मैरिटल रेप की कैटेगरी में इसको डालो। मैरिटल रेप का मतलब होता है वैवाहिक बलात्कार, यानी कि जिस तरीके से एक तरीके से हस्बैंड, अभी आप लोगों ने केस देखा था ना, याद होगा मैंने हिंदू के अंदर डिस्कस किया था, हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन के अंदर, उसमें ये बोला था कि एक हस्बैंड ने मिलकर अपनी वाइफ को बेसिकली 5 लोगों के साथ मिलकर उसके साथ में बलात्कार किया। यानी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर ऐसी चीजों की जरूरत पड़ जाती है, जब ऐसे केसेस सोसाइटी में देखने को मिलने लगे। वरना हस्बैंड जो होता है वो माना जाता है कि प्रोटेक्ट करेगा। बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखी है, तो वो उसके लिए बेसिकली उसकी रक्षा करने के लिए जो वचन दे के आया था, पूरे राज्य का साम्राज्य ठुकरा देता है। तो रेस्पेक्ट दिखाई गई है वहां पर वुमेन के लिए कि साम्राज्य भी छोड़ दिया उसने उसकी रेस्पेक्ट के लिए, जो उसने वचन वहां पर दिया था। पर लेकिन सोचो अगर वही इंसान जो है वो भक्षक बन जाए तो फिर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में बात की जाए तो मैरिटल जो रेप है उसको अगर ध्यान में रख के चले तो ये इम्यूनिटी देता है कि रेप करने के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन को, और इसी को पुरुष प्रधान सोसाइटी हम लोग बोलते हैं, ऐसा समाज जहां पर पुरुष प्रधान बेसिकली सोसाइटी में लोगों को पावर यहां पर दे रखी है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं गिल्टी नहीं मानते अगर कोई ऐसा है, एक तरीके से म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, पर लेकिन म्यूचुअल कंसेंट यहां पर देखने को नहीं मिलता है, तो ये एक गलत प्रोविजन यहां पर निकल कर आता है। अगर बात करें यहां पर इंपैक्ट ऑफ सेकंड वेव ऑफ द फेमिनिज्म, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोगों ने यहां पर फर्स्ट कॉमन लॉ कंट्री बनी, इसके द्वारा पास किया गया रिफॉर्म यहां पर स्कैंडिनेवियन कंट्री जो यूरोप के अंदर है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसको यहां पर रेप की कैटेगरी में डाला गया है अगर यहां पर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है। देखिए ये जो सोसाइटी है ना, ये थोड़ी सी ऐसी सोसाइटी है जहां वुमेन को अधिकार देने के एक प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ये एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग के अंदर भी आता है कि हाँ इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है महिलाओं को। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल में यहां पर कोई इंटरफेरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए आज की डेट में ना आप लोग खुद भी देख लीजिए अपने आसपास में, नॉर्मली जहां पर आप लोग रहते होंगे घर में भी अगर बात करेंगे ना, ज्यादातर ठीक है, ज्यादातर एक तो जो महिलाएं होती हैं वो घरों में आप लोग काम करती हुई नजर आएंगी, बाहर जाकर जॉब करने वाली बहुत कम औरत आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर कोई औरत जो है वो बाहर जाकर जॉब कर रही है, ठीक है, तो उसके बाद में दोनों में डिफरेंस देखेगा। मान लीजिए आप हैं, आप मान लीजिए ए पर्सन है, चलो आप पे अपने ऊपर मतलब आप थोड़ा गलत तरीके से ले जाओगे उसको, एक पर्सन ए है, एक पर्सन मान लीजिए बी है, ठीक है। ए पर्सन है मेल यानी कि लड़का है, वो गया जॉब करने, सुबह को निकला घर से 8-10 बजे और शाम को आगे बढ़ा घर में 5-6 बजे, ठीक है। तो घर वालों को ये रहेगा वह लड़का जो है वो काम करके आया, ठीक है, काम करके आया यहाँ पर, और उसकी पूरी आओ भगत की जाएगी, उसको खाट पर चारपाई पर उसको खाना मिलेगा, प्रॉपर वे में सारी चीजें मिलेगी उसको। क्यों? क्योंकि लड़का जो है वो जॉब करके आया। पर सोचो सेम काम लड़की के लिए, खासकर अगर लड़की बाहर काम करने जा रही है, शादी नहीं हो रखी है, तो भी लड़की क्या करेगी, घर पे आके सारा काम देखेगी, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखेगी, ठीक है, खाना वाना जो भी देखेगी वो सारी चीजें देखेगी। और शादी हो रखी है तो उसको अलग से दिक्कतें देखने को मिलेगी, माने शादी हो रखी है तो फिर उस तरीके से मुद्दा रहेगा, और शादी के साथ में अगर बच्चे भी जुड़ जाए तो फिर एक और पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यानी कि सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पैटर्न है। बेसिकली क्यों है? क्योंकि ये मानता है कि अगर लड़का काम करे वो बाहर के काम करने के लिए ही बना हुआ है, तो बहुत बड़ा पहाड़ उलेट कर आया है। पर लेकिन महिला जो है तो घर के काम करने के लिए बनी हुई है, अगर बाहर काम करने जा रही है तो कोई बड़ा काम कर नहीं आई है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये वाली डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर में। तो ये मैक्सिमम जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार ऐसे मेल आते हैं मेरे पास में जो सुनकर मुझे कई बार इरिटेशन होती है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं आज के डेट में, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोगों को ये इश्यूज देखने को मिलते हैं हर जगह। क्यों? क्योंकि लड़कियों को माना ही जाता है कि वो घर के काम करने के लिए बनी है, और बाहर का काम तो है बस फालतू का काम है, मेन तो उनका घर का काम है, क्योंकि बाहर का काम उनका मेन माना ही नहीं गया है। तो ये वाला मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए महिलाओं के अधिकार के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिक राइट वुमेन के होते हैं, उनके भी फंडामेंटल राइट है, उनको भी इक्वलिटी का अधिकार चाहिए, उनको भी अपनी बातें रखने का अधिकार चाहिए, उनकी भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। तो ये सारे अधिकार महिलाओं को हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं, अगर बात करें पार्ट 3 के अंदर में। पर लेकिन पार्ट 3 के अंदर जो अधिकार दे रखे हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उनको हम लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक पुरुष प्रधान सोसाइटी में रह रहे हैं। तो इसलिए उनकी बॉडी का भी केवल उनकी बॉडी का भी अधिकार, उनकी बॉडी का अधिकार नहीं माना जा रहा है। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है और उसको लगता है कि वो अभी तैयार नहीं है बच्चों को रखने के लिए, तो वो डिसाइड नहीं करेगी, उसके घर वाले डिसाइड करेंगे, या फिर उसके ससुराल वाले डिसाइड करेंगे, या फिर उसका हस्बैंड डिसाइड करेगा, वो खुद डिसाइड नहीं कर सकती है उसको, ठीक है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर है कि उसको अपनी पेट में वो बच्चा रखना है, क्योंकि वो खुश रहेगी तो बच्चा खुश रहेगा, वो खुश नहीं रहेगी तो बच्चा भी खुश नहीं रहेगा। और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज है जिसको एक नेचुरल तरीके से लेकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में कहीं ना कहीं कोई ऐसा केस निकल कर आता है, तो आज की डेट में कुछ सोच रहे हैं हम लोग यहाँ पर बॉडी के अधिकार दे रहे हैं। कई बार यहाँ पर अगर किसी को टर्मिनेट करनी है प्रेगनेंसी तो उसके अधिकार अभी दिए जा रहे हैं। पहले तो ये गुनाह माना जाता था, क्रिमिनल कैटेगरी में रखा जाता था भाई साहब, इसलिए चुप दुप कर लोग जो है इधर उधर अपना जो है अबॉर्शन वगैरह कराते थे। इसके चलते दुनिया भर की लड़कियों की जान जाती थी, औरतों की जान जाती थी। क्यों?
क्योंकि वो सेफ नहीं होता था और वहां पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता था बॉडी के अंदर में, तो उसकी वजह से कई सारी महिलाओं की भी जान जाती थी। ऐसे आंकड़ों के ऊपर आप लोगों को याद होगा मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था आप लोगों से। तो ये ऐसी सोसाइटी में चीज आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलती है, तो इनके बारे में बात होनी चाहिए। तो आज की डेट में अगर बात नहीं करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। तो इसको लो रिपोर्टिंग की जाती है क्राइम्स की, अगर ऐसे क्राइम देखने को मिलते हैं। सोचो अगर कहीं पर घर में किसी महिला के साथ में दिक्कत हो रही है, आप लोगों को लगता है वो महिला निकल के घर से बाहर जाएगी, अपने पति के खिलाफ में कंप्लेन करेगी? वो भाई साहब तब निकल के जाएगी अगर पानी जो है वो सर से ऊपर हो चुका है, अगर पति इतनी बदतमीजी कर चुका है कि उसने सोचा भी नहीं था, तब जाकर वो घर से निकल कर जाएगी। छोटी मोटी पे तो वो बोलेगी नहीं, कभी वो जो चल रहा है उसको सहन करती रहेगी। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये रियलिटी है यार, आप लोग अपने आसपास देख लेना, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, एक दो उदाहरण तो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि लो रिपोर्टिंग होती है नॉर्मली ये इस तरह की चीजों में। अगर बात करें नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करें तो डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखते हैं। और इसी के साथ में जो लेंथ है प्रोसीजर तो जस्टिस लैक ऑफ एडमिशन प्रूफ नहीं मिलेगा। फिर यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये रहती है, मतलब कल को चलकर यहां पर बोल भी दिया कि हस्बैंड ने मेरे साथ में जबरदस्ती की है, ठीक है, लड़की ने बोल दिया, और पता चला कोई लड़की भी अगर ऐसी है कि लड़की भी कोई नहीं, कई सारी लड़की ऐसी होती है गुस्सा खाई रहती है, पता चला ससुराल वाले से उसने फंसाना है, पुलिस ससुराल वालों को, ठीक है, उसको नहीं तुमको सबक सिखाती हो, तुमको घर वालों को भी सबक सिखाती हो। अगर कोई लड़की ने झूठ झाटी बोल दिया कि हाँ इसने मेरे साथ में जबरदस्ती की है और मुझे रेप का केस इसके ऊपर लगाना है, तो उस इंसान की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है जरा सी देर में, क्योंकि प्रूफ कौन देगा वहां पर लाकर? ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर है कि प्रूफ क्या है कि जबरदस्ती की है नहीं की है। तो ये वाली चीज जो है ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है यहां पर आकर, कि अगर कल को बोल भी दिया कि यहां पर भाई साहब ऐसा कुछ है तो उसको प्रूफ कैसे करोगे, ये तो बता दो। तो ये सबसे बड़ा इश्यू यहां पर निकल कर आ रहा है, जिसके चलते यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। अगर प्रूफ करने का एक फंडा यहां पर हो जाए, इसलिए तो आप लोगों को देखने को मिला हमारे देश में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना देगा। केस मुद्दास्वामी केस के बाद में आर्टिकल 21 के तहत क्यों बनाया गया? क्योंकि यहां पर ये बनाया गया क्योंकि भाई साहब ये प्राइवेट मैटर है, इनमें कहां तक जाकर आप लोग तांग झांक करोगे? कोई अपने बेडरूम के अंदर अपनी कैसी अवस्था में क्या जिंदगी जी रहा है, आप लोग क्या पता लगा सकते हो उसका? और किस किस को जाकर आप लोग चेक कर लोगे? ये किसी के कैमरे, किसी के बेडरूम के अंदर कैमरा नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर प्राइवेसी का हनन आप लोग का होता हुआ नजर आएगा। अभी स्पा का केस आया था निकल के कि स्पा में कैमरा लगाते थे, क्योंकि स्पा के अंदर कुछ गलत हरकतें चल रही होती हैं। तो ये बोला गया कि स्पा के अंदर अगर कैमरा लगाओगे तो प्राइवेसी का हनन है। अगर किसी को कोई हरकतें करनी है तो उसकी जिंदगी उसको एंजॉय करने दो। अगर कल कोई बीमारी लगती है, कल कोई दिक्कत होती है, तो अपनी जान के साथ में खिलवाड़ कर रहा है ना वो इंसान, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, पर उसके चक्कर में आप लोग सबके ऊपर निगरानी नहीं रख सकते हो। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, अभी मुद्दा बताता हूं। हमारे देश में 2012 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना देखने को मिली निर्भया केस के नाम पर, 2012 में। तो ये जो निर्भया केस निकल कर आया, इसमें जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन यहां पर दी गई थी, इसके बदले में कुछ कई सारी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था यहां पर एक तरीके से, तो यहां पर एक तरीके से यहां पर जो एक इंस्टीट्यूशनल जो मैरिज होती है उसको बोला गया कि डिस्टेबलाइज कर देगा। यानी कि कल को चलकर अगर यहां पर मैरिटल जो रेप हम लोगों ने मान लिया कि शादी विवाह में वैवाहिक बलात्कार का नाम अगर दे दिया जाए, तो जो शादी का सिस्टम है ना हमारे देश में, जिसको काफी पवित्र सिस्टम माना जाता है शादी, कि एक इंसान मिलकर साथ में रहेगा, और इंसान नहीं है, दो परिवार मिलकर साथ में रहेंगे, तो इंस्टीट्यूशनल ऑफ मैरिज जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और राइट टू प्राइवेसी के तहत यहाँ पर बोला जाता है कि उनकी पर्सनल लाइफ है, तो यहाँ पर ये बाली जाती है। और मिसयूज भी हो सकता है यहाँ पर, तो मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजन बोला जा रहा है कि सेक्शन 498 हरासमेंट कोज द मैरिज जो वुमेन बाय द हस्बैंड, तो कई बार यहां पर माना जाता है कि कई बार उनका मिसयूज भी होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस ऑलरेडी है यहां पर। ये आप लोगों को ऐसा नहीं है कि अगर रेप वाला वायलेंस हो रहा है तो वही वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके लिए ऑलरेडी अलग से कानून तो है, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मेड कुड इज एक तरीके से यहां पर एक हस्बैंड को हरास करने के लिए टूल लग सकता है महिला के हाथ में, कि पता चला कल को पूरे घर वालों को ही अपनी उंगलियों पर नचा रही है। कोई ऐसी भी तो होती है, कई सारी लड़कियां जो होती है बदतमीज टाइप की होती है, वो पता चला ऐसी बदतमीजी काटने पर आ गई, तो घर वालों की तो फिर पूरी फिरकी बनाकर रखी, वो किसी को जीने नहीं देगी। पता चला कोई एक तरीके से कि ससुराल वाला परिवार जो सीधा साधा है और उसको वहां पर उनको बेसिकली तंग करके रखना है, तो जरा जरा सी देर में उनको यहां पर बोलेगी मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। और पता चला कई सारी औरतें ऐसी बेचारी बोल नहीं पाती, उनके साथ में इतना गलत हो रहा है, वो कभी मुंह नहीं खोल पाती है, तो उनके लिए जरूरी भी है। पर लेकिन अब देखना यह पड़ेगा कि इसका पाथ क्या निकलना चाहिए भाई साहब, क्योंकि बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि जो ससुराल वाले हैं उनको भी दिक्कत न देखने को मिले और लड़की के साथ में भी कभी कोई गलत ना हो। ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके चलते गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम चेक कैसे करेंगे भाई साहब, कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। साइंटिफिक कुछ ऐसी चीजें आ जाए कि हाँ कुछ ऐसा चल रहा है, कहते 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखी होगी, कहता है कि साइंटिस्ट बड़े समझदार है, ठीक है, किसी ने सुसाइड कर लिया, अपने जो माइंड पर प्रेशर पड़ा, तो आमिर खान कहता है ना कि कोई ऐसी मशीन बनाई नहीं कि जो माइंड का प्रेशर नाप सके, तो पता चलता है कि ये सुसाइड, ये बेसिकली एक सुसाइड नहीं थी, ये मर्डर था। तो वही वाली चीज देखने को मिलेगी। तो कोई ऐसी मशीन अगर कल को पता चल जाए कि एक नॉर्मल तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाए गए हैं या फिर किसी ने जबरदस्ती की है, तो जाकर यहां पर कुछ आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और ये मेरे दिमाग में अभी आया बेसिकली ये उदाहरण देने का, ठीक है, मेरे माइंड में था नहीं, एकदम पढ़ते पढ़ते मुझे लगा
थ्री इडियट के डायलॉग में ऐसे बोलते हैं ना कि माइंड पे कोई प्रेशर बन रहा है, तो पता चला यहाँ पर जबरदस्ती किसी ने की है, तो उसको किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर एक बार को पता लगा लिया जाए तो फिर पता चल जाएगा कि ये रेप है या फिर नॉर्मल फिजिकल रिलेशन किसी के द्वारा बनाए गए हैं। आप लोगों की क्या रहे इसको लेकर, क्या यहाँ पर मैरिटल रेप जो है उसको रेप की कैटेगरी में रखना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों रखना चाहिए, अगर ना तो क्यों रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाता है। ठीक है, फिर बोलते हो कि सर इंटरव्यू, एक बच्चा इंटरव्यू देने गया था अभी रिसेंटली, सिलेक्शन हुआ उसका, तो बोला कि सर ऐसा लग रहा था इंटरव्यू क्वेश्चन सारे मुझे पता है। मतलब ये सारे ना डिस्कशन जो होता है ना, ये न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स डिस्कस करता हूं आप लोगों से, एडिटोरियल डिस्कस करता हूं, ये मत समझो कि आप लोगों का करंट अफेयर कवर हो रहा है, ये आप लोगों की पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, इवन इंटरव्यू के भी क्वेश्चन आप लोग के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, पर लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, किसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है पढ़ा देना, और डेली कुछ ना कुछ लिखना आप लोगों को पड़ेगा। जब चीजों को लिखते हो ना तो आप लोगों का माइंड उसको प्रोसेस करता है, और फिर आप लोग चीजें ढंग से अंडरस्टैंड कर पाते हो। जब तक आप लोग ये पैटर्न नहीं पकड़ोगे तो कुछ भी आप लोग अचीव नहीं कर पाओगे प्रॉपर वे में, तो इनको ढंग से आप लोग लाइफ का पार्ट बना के चलो। ठीक है, आगे लेकर चलता हूं। जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है, ये हिस्ट्री के साथ साथ में, कल्चर के साथ साथ में आप लोगों को करंट भी बताएगा, यानी कि यहां पर आप लोगों को काफी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आर्ट और कल्चर के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर। अभी जैसे मैंने बोला था ना कि आप लोग यहाँ पर एक तरीके से मिनिस्ट्री बताऊंगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूं। अभी हमारी कंट्री में एक बात की जा रही है कला कुंभ के बारे में, यानी कि कला का कुंभ, यानी कि कला का एक तरीके से बहुत बड़ा मेला। तो ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वर्क जो भी पेंटिंग जो होती है उन्हें अलग अलग पेंटिंग करते हैं, तो एक तरीके से पेंटिंग वर्क को यहां पर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। हमारी कंट्री में स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पर किस तरीके से लोगों के द्वारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया गया, क्या उसे पेंटिंग के फॉर्म में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कोलैबोरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में। बोला था ना मैंने कि डिफेंस मिनिस्ट्री, समझ रहे हो, कल्चर में डिफेंस मिनिस्ट्री आ गई, तो ये काफी डिफरेंट है यहाँ पर। तो ये अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरी न्यूज सामने निकल कर आई। तो डायरेक्टर जनरल जो यहाँ पर नेशनल जो गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है उसके द्वारा यहाँ पर मिलकर काम किया जा रहा है एमिनेंट यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर के साथ में, कि कैसे यहाँ पर इस वर्कशॉप को आगे लेकर चल रहे हैं। और इसकी थीम भी यही रखी गई, जो मेजर थीम है कि अनसंग हीरोज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम, यानी कि जो ऐसे लोग जिनके बारे में हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिनके बारे में जान नहीं जाते हैं, उनके बारे में बातें करना, बेसिकली उनके बारे में इंस्पिरेशन निकाल के लेके आना कि वो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी आजादी में काफी बड़ा रोल प्ले किया। और पूरा आर्टिकल पीआईबी में कवर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, तो काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर ये आप लोग का आर्टिकल बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यही पूरा यहाँ पर प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक इंट्रीगल पार्ट है यहाँ पर, रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा आप लोगों को, उसका भी पार्ट इसको मानकर चला जा रहा है। इंस्पिरेशन जो यहाँ पर निकल कर आई, तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का जो संविधान है उसमें नंदलाल बोस जी के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, उसमें जो कलाकारी की गई, आर्ट का जो फॉर्म किया गया, तो नंदलाल बोस जी का काफी बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो यहां से इंडियन आर्ट के लिए इंस्पिरेशन निकल कर आई, जो कि इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। अगर बात करें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि मेन यहां पर लेकर चल रही है चीजों को, ये पेंटिंग्स आप लोग कई सारी यहां पर देखने को मिलेगी। तो नेशनल एक यहां पर ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट आप लोग को देखने को मिलेगा, जो 1954 यानी कि 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और प्रेजेंस में थी यहाँ पर जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो 1954 की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उस टाइम से लेकर यहाँ पर चीजें क्या क्या इकट्ठी हम लोगों ने की, किस तरीके से हम लोग चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए आर्ट ना एक तरीके ऐसी फॉर्म है जो कि आप लोग के अंदर से निकल कर आएगी। आप लोग कभी भी फोर्सफुली किसी को आर्ट के मामले में किसी को समझा नहीं सकते कि हाँ इस तरीके से जबरदस्ती बैठकर उस पर आर्टिस्ट बना दो उसको। ठीक है, आर्ट जो होता है, सॉन्ग जो होता है, कलाकारी जो होती है, ये बिल्कुल अंदर से निकल के आनी चाहिए, तब मजा आता है जिंदगी जीने में। अगर कोई जबरदस्ती इनको करवा रहा है तो आप लोग कभी भी इनको एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो 150 ईयर लगभग, अगर 1857 की क्रांति हुई तब से लेके अब तक का कोशिश की जा रही है कि चीजों को अंडरस्टैंड किया जाए, और जो भी आर्ट फॉर्म रही है यहाँ पर उनको बेसिकली जो भी चेंज हुआ है उस टाइम से लेके अब तक का, उनको जनता के सामने प्रेजेंट किया जाए। देखिए होता क्या है, आज की डेट में जो भी आप लोगों को कल्चर कलाकारी आज के में सोसाइटी में देखने को मिल रही है, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हनी सिंह कैसे गाने बना रहा है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, देखिए आप लोगों को डिफरेंस देखिए समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, कि एक तरीके से जुबिन कैसे गाने बना रहा है, ठीक है, हनी सिंह कैसे गाने बना रहा है, बादशाह कैसे गाने बना रहा है, तो उनमें अगर डिफरेंस आप लोग देखोगे तो एक कला आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी, एक वे ऑफ सिंगिंग आप लोगों को कंप्लीटली नजर आएगा। लता मंगेशकर जी के बारे में बात करो तो इतने शानदार गाने उनके द्वारा गाए गए जिसकी कुछ हद नहीं है, तो उनका एक अलग ही एक आप लोगों को ओरा देखने को मिलेगा। तो ये क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें कहां से निकल कर आती हैं, तो ये इंसान जब नेचुरल तरीके से किसी चीज को ट्राई करता है तो उसके अंदर से निकल कर आती है, ना कि जबरदस्ती कोई इंसान ये काम कर पाता है। तो आर्ट फॉर्म जो होती है वो नेचुरल होती है, इसलिए वो टाइम टू टाइम
टाइम सोसाइटी में, जैसा सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उन चीजों को देखते देखते वहां से चीजें निकल कर आती हैं, तो उससे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसी मूवीज बनती है वो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन होता है सोसाइटी का, जैसे समाज में हम लोग रह रहे हैं वैसी मूवीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। अभी बात करें तो नंदलाल बोस जी के बारे में, तो यहां पर इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में 3 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था। नंदलाल बोस जो थे वो वन ऑफ पायनियर, इन्हें काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे मॉडर्न आर्ट के। आर्टिस्ट के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो नंदलाल बोस जी का नाम आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। बोस जो थे यहाँ पर वो ग्रूम किए गए यहाँ पर अभिनंदन, जो यहाँ पर अभिनंदन जो टैगोर जी थे, ठीक है, नेफ्यू थे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, एज वेल एज इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट फॉर 5 ईयर टिल 1910 तक यहाँ पर ये कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये कि एक जैसे माहौल में आप लोग रहते हो ना, उसी माहौल में से आप लोग निकल कर आते हो, तो आप लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती है। एक बिजनेसमैन का बेटा अगर बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ है तो आसानी से बिजनेसमैन बन जाएगा, पर लेकिन एक किसान के बेटे को बोलो कि वो बिजनेसमैन बन जाए तो उसको टफ लगेंगी चीजें, क्योंकि उसने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे माहौल से निकल कर आता है इंसान, वैसे माहौल में एक तरीके से आसानी से ढल जाता है। इसीलिए गांव का बच्चा अगर शहर में जाकर रखता है उसको दुनिया भर की दिक्कतें देखने को मिलती है। शहर के बच्चे को गांव में लेकर जाओ तो उसको दुनिया भर की दिक्कतें देखने को मिलेगी, पर लेकिन अगर दोनों अपने माहौल में रहेंगे तो आसानी से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल पाएंगे। तो इसी के चलते कई सारी पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती है पुराने टाइम पर। यहाँ पर अगर बात करें ना तो हमारे देश की चेतना कैसी है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कंसेंस के बारे में बात की जा रही है, तो देश की चेतना कैसी है उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, राष्ट्रीय चेतना आप लोग बोले, ठीक है। माइथोलॉजिकल आप लोगों को चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि जो पौराणिक कथाएं होती है ना, पुरानी कथाएं होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि मैथोलॉजिकल। तो इसमें इनके द्वारा काफी काम किया गया, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके द्वारा। मुगल और जो यहाँ पर राजस्थानी जो ट्रेडिशन थी उसका मिक्सचर भी देखने को मिला। इसी के साथ में सिनो जापानी स्टाइल को भी इनके द्वारा इंक्लूड किया गया। और इसी के साथ में कला भवन कॉलेज आर्ट के ये प्रिंसिपल भी है यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में 1992 में, तो बेसिकली आप लोगों को देखने 1922 में, ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में इनके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी काम किया गया, यानी कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे यहाँ पर। तो अगर आज के में हम लोग कलाकारी के बारे में बात करेंगे तो इनका नाम लिए बगैर हम लोग कलाकारी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो कलाकारी जो होती है वो कलम से निकल कर आती है, और कलम की कलाकारी हमेशा वो अंदर से निकल कर आएगी। अगर कोई इंसान आज के में बुक लिख रहा है ना तो उसके अंदर से निकल कर आते हैं जो भी शब्द निकल कर आते हैं, ठीक है, और फिर वो उनको उकेरता चला जाता है। कोई अगर पोएट लिखता है, पोएट्री लिखी आप लोगों ने कभी, सॉन्ग लिखकर देखना, कोई पोएट्री लिखकर देखना, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी अगर आप लोग उस नेचर के इंसान नहीं है, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग उस नेचर के इंसान है तो आप लोग को आर्टिफिशियल बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग नेचुरली काम कर पाएंगे। एक इंसान है जिसको पढ़ाना पसंद है, वो एंजॉय कर कर पढ़ाता है, ठीक है। एक इंसान ऐसा है कि जो जबरदस्ती में पढ़ा रहा है, वो हमेशा रोता रोता आप लोग को पढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो ये ऐसा नहीं कि पढ़ाना पसंद है, पढ़ाना पसंद है, पर लेकिन आप लोग जो पढ़ा रहे हैं क्या वो सामने वाले को पसंद है, तो वो भी तो चीजें यहां पर देखनी पड़ेगी। आपका जो पढ़ाने का जो पैटर्न है वो इस तरीके का है कि सामने वाले को पसंद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप पढ़ाने में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, यानी कि आप लोग आज के में अगर नहीं, आप लोग को बिल्कुल ऐसे देखिए कोई स्पीकर है, कोई बोलने वाला, ठीक है, और वहां पर उसके सामने 100 लोग बैठे हुए हैं जिसको सुन रहे हैं, सबको जवाई आ रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लोगों को उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, नहीं भाई साहब, तुम उनको सुनाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, इसका मतलब ये कि तुम एक तरीके से अच्छे वक्ता नहीं हो। तो यही टीचिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सिंगिंग में देखने को मिलेगा। तो सारी कला होती है, तो इनको जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है कि हाँ इंसान को बैठा दो, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन किसी को मजा आता है उस चीज में तो उसको एंजॉय करता करता करेगा, उसको किसी भी टाइम बोलो उसी टाइम उस काम को करना स्टार्ट कर देगा, अगर उसको मजे लेकर करता है तो, ठीक है, उसको मजा आता है, उसको काम की तरीके से लेता ही नहीं है। तो ब्यूटिफिकेशन और अगर डेकोरेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी बड़ा रोल इनके द्वारा प्ले किया गया। और 16 अप्रैल 1966 में कोलकाता में इनके आखिरी सांसें इनके द्वारा ली गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडर्न पेंटिंग जो है इनकी सिंगवा कर रखी जाती है, सहज कर रखी जाती है, किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो बात मैं भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बात आप लोगों के लिए एग्जाम में इंपोर्टेंट बन सकती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मतलब क्या, ऐसा क्या बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने कभी सुना है हमारी कंट्री में, अगर मैं बात करूं कि आर्ट ट्रेजर के बारे में, नॉर्मली पैसों का धन सुना होगा, हीरे जवाहरात, हम लोग मोतियों के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन आर्ट ट्रेजर के बारे में आप लोगों ने सुना है जिसको नेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। किस किस ने सुना है इसके बारे में? चलिए मैं आप लोगों से पूछूं, हमारी कंट्री में नेशनल ट्रेजर अगर आर्ट के मामले में बात करूं तो कितनी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है, देखता हूं कौन कौन बताते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं आप लोगों को उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को टोटल मिलाकर 9 आदमी ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको नेशनल ट्रेजर की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को यहाँ पर सारी पर्सनैलिटी जो मैंने भी आप लोगों को बेसिकली एक तो पर्सनैलिटी जो बताई, ये सारी पर्सनैलिटी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। नेशनल ट्रेजरी में अगर बात करें तो वन ऑफ द उसमें भी इनको काउंट किया जाता है, जैसे अभिनंदन नाथ जो टैगोर आप लोगों को देखने को मिलेंगे,
अमृता शेरगिल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, गणेंद्र नाथ टैगोर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, जिनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाता हुआ नजर आता। तो नेशनल ट्रेजर की कैटेगरी में यहां पर इनको रखा गया, जो टोटल आप लोग नवरत्न बोलते हैं ना एक तरीके से, तो ये 8 के नवरत्न हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री के अंदर बड़ा ही प्यारा सा आप लोगों से। फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे ना, कोई क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। पर लेकिन अगर आप लोग उसको इग्नोर करोगे तो फिर आप लोगों का ऊपर वाले ही रखवाला है। पर लेकिन थोड़ा सा रिवीजन अगर करते रहोगे ना तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो रिवीजन आप लोग जरूर करते रहो। और देखिए लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आता है ना तो उसको सपोर्ट किया करो जरूर, ठीक है। आप लोग उसको लाइक कर सकते हैं और उसके ऊपर फीडबैक आप लोग दे सकते हैं कमेंट कर कि कैसा आप लोगों को वो लेक्चर लगा। ये 2 काम आप लोग कम से कम जरूर किया करो। एक बार को अगर लगता है शेयर कर सकते हैं, आप लोग लग रहा है कि हाँ अच्छा लेक्चर है, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, तो वो काम आप लोग को दिल से लगे तो करो, वरना जबरदस्ती कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग लगे कि ये चीजें ऐसी हैं कि दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो ही वो काम किया करो, यानी कि फोर्सफुली कोई काम कर रहे हो, ठीक है। फीडबैक मांगते हो तो दिल से लगे फीडबैक देना है तो फीडबैक दिया करो दिल से, ठीक है। क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूं तो आप लोगों को लगता है कि फीडबैक देना है तो उसको दिल से दिया करो। वो एक तरीके की रेस्पेक्ट होती है कि हाँ एक काम कैसा है उसको अप्रिशिएट करना। तो जो आर्टिस्ट होता है ना, उसको जैसे घर में बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसके काम को अप्रिशिएट कर दो तो बच्चा और अच्छे से काम करने लगेगा। तो ये मन भी बच्चे ही होता है। मैं आप लोगों को बोलता हूं आप लोग अच्छा काम कर रहे हो तो आप लोग अप्रिशिएट हो जाते हो। तो मेरा भी एक ऐसा ही है, आप लोग जब अप्रिशिएट करते हो तो अप्रिशिएट करने के तरीके 2 हैं, लाइक कर सकते हो वीडियो को या फिर आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो उससे मुझे अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ आप लोग अपना फीडबैक दे रहे हो। तो ये जरूर याद रखा करो, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है निकोलस रोइच के बारे में। तो इनका नाम याद रखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम याद रखेगा, राजा रवि वर्मा और इसी के साथ में सैलोज मुखर्जा, ठीक है, मुखरेजा, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी है, 9 ऐसी पर्सनैलिटी जिनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग रख सकते हैं, क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी सी कुछ नई चीज मैंने आज ट्राई की है यहाँ पर, जो आप लोग SLVpedia नाम का जो ग्रुप है मैंने उसमें आप लोगों ने देखा होगा। एक सेकंड, इंटरनेट को क्या हो गया, अरे ऐसा क्यों भैया, अपडेट नहीं हो गया, एक सेकंड रुको। मैंने कहा ऐसे भी क्या बेरुखी यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी और नई चीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। अब मेरे पास में थोड़ा टाइम रहा करेगा तो मैं आप लोग कोशिश करूंगा। कई सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर इंग्लिश में तो नोट्स प्रोवाइड करा देते हो, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के बारे में भी कुछ बात करो, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया, जैसे हेट स्पीच का पूरा आर्टिकल था, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, बकायदा पूरे नोट्स हैं, कौन सी कमेटी है, कैसे आप लोग आंसर लिख सकते हो, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। सेम चीजें मैंने हिंदी में भी ट्राई की है, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग इसमें गड़बड़ देखने को मिले क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर यूज किया था, ठीक है। तो अगर कोई एक आधा शब्द हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूं पहले से, बाद में बोलो कि सर कैसा कर दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फायदा देखने को मिले। तो हिंदी इंग्लिश देखिए जहां तक मेरे से चीजें होती है ना वहां तक मैं कर देता हूं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश करूंगा आगे से जो भी नोट्स वगैरह आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराऊं तो वो कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते रहे, ठीक है। तो ये कोशिश करूंगा ताकि जो दोनों बच्चे हैं, दोनों तरीके जो भी स्टूडेंट हैं उनको फायदा देखने को मिले। और ये कोशिश करना आप लोग जो यहाँ पर आज के में ये करते हैं, क्या नाम है इसका, जो कोटेशन वगैरह है, ये नंबर 4 कोटेशन आ चुकी है, तो इसको आप लोग इकट्ठा करके अपना रखते रहिए ताकि आप लोग को आंसर राइटिंग में इनको यूज कर सकें। और बाकी सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर होगा। देखिए कोशिश करूंगा जितना भी मेरे से हो पाएगा, बाकी आप लोग जो है इसको एंजॉय करते रहिए अच्छे से। तो अच्छा लगता है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने पास में रखा करो, ठीक है। इनको क्या कर सकते हैं आप लोग अपने पास में शेयर करके अपने खुद के एक ग्रुप बना सकते हैं, उसमें भी आप लोग इनको पेस्ट करते रहिए, ठीक है। को आप फॉरवर्ड कर दिया यानी किसी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप बना लीजिए अपना खुद का, उसमें भी आप लोग चीजों को रख सकते हैं। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, सारी पीडीएफ मैंने आज आप लोगों को प्रोवाइड करा दी, यहाँ पर काफी ज्यादा है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल की प्रोवाइड करा दी है, सोशियोलॉजी की प्रोवाइड करा दी है, ज्योग्राफी की, हिंदी की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और यहाँ पर जो PSIR की पढ़ा दी है एक तरीके से, यहाँ पर ये सारे एंथ्रोपोलॉजी की मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, यानी कि एक तरीके पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो कि काफी फेमस सब्जेक्ट माना जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, सोशल के साथ में सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, ये सारे मेन जो मेरे पास में पीडीएफ जो मुझे मिली मैंने सारी प्रोवाइड करा दी है। तो अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की आप लोग किसी भी ऑप्शनल को आप लोग लेकर चल रहे हो तो इनको आप लोग देख लीजिए। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास में कोई और हो तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं studyloverveer@gmail.com पर, तो वो भी मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी ये आप लोग देख लीजिएगा इनको, जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं कोशिश किया करो कि पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर देखा करो। अगर इनको नहीं देखोगे तो फिर आप लोग बेसिकली ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि उसका नेचर क्या है, और जब आप लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे तो कैसे चीजों को लेकर चलोगे। तो ये जरूरी है चीजों को अंडरस्टैंड करके चलना, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वुमेन इशू के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में बात करूंगा।
बात की जा रही है नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में। नारी शक्ति यानी कि महिलाओं की शक्ति के बारे में बात की जा रही है, उनके लिए पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है। 2022 जो है 31 जनवरी यहां पर ये बेसिकली बात की जा रही है, ओपन किया जा रहा है 31 जनवरी तक कि अगर किसी महिला के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया, आप लोगों को लगता है कि उस नारी को इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, कुछ ऐसा साहसीपूर्ण काम किया है, तो आप लोग भी जाकर यहां पर नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन जो है वो 31 मार्च तक है। अगर लगता है सोसाइटी में कोई ऐसी महिला है कि इसको यहां पर बेसिकली यहां पर ये प्राइज मिलना चाहिए, तो आप लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग भी यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट रहता है कि एम करना है, स्ट्रेंथन करना है सोसाइटी में महिलाओं की पोजीशन, यानी कि महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ना है, महिलाओं को साथ में लेकर चलना है और यंग महिला एज ए लीडर के तौर पर निकल कर आए, तभी तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। आप लोगों को मैंने कितनी बार पढ़ाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो टारगेट है वो है 169। इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वां है वो जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं। इसी जेंडर इक्वेलिटी में हम लोग बात करेंगे मेल और फीमेल के बारे में। ठीक है, तो मेल और फीमेल के बारे में यहां पर जब बात करेंगे, एक मिनट इस पे आ गया 1 सेकंड यार, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5वां है, वो जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात करेगा और एम्पावर टू ऑल जो वुमेन एंड द गर्ल्स उनके बारे में आप लोगों से बात करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डिटेल में कवर किया गया ये आर्टिकल पीआईबी के द्वारा, बेसिकली होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये चीजें काफी अच्छे से मेंशन की गई है। तो ये ओपन किया गया नारी शक्ति पुरस्कार, तो इसलिए यहां पर इसके बारे में मेंशन किया गया और पीआईबी ने यहां पर डिटेल में बताई है। एलिजिबिलिटी क्या है यहां पर, सबसे पहली बात तो इंडिविजुअल जो है एटलीस्ट 25 साल से ऊपर की एज की वो महिला होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जो है उसके द्वारा कम से कम 5 साल तक उसमें काम करना चाहिए, अगर कोई यहां पर कोई इंस्टीट्यूशन अगर यहां पर आ रहा है। ठीक है, जिसके साथ में वो रिलेवेंट है, जो कि यहां पर उसको प्रोवाइड मिलना है, यानी कि इंडिविजुअल अगर कोई पर्सन है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो 25 साल से ऊपर की होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 5 साल के लिए यहां पर उसमें बेसिकली काम कर रहा हो। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर बात करें, इनिशिएट किया गया था 1999 में, आज का नहीं है ये। यहां पर ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फॉर वुमेन, यानी कि ये जो अवार्ड है ना यहां पर जो दिया जाता है महिलाओं को, नारी शक्ति पुरस्कार, हमारे देश में देखिए भारत रत्न तो एक अलग कैटेगरी की चीज हो गई। ठीक है, पर लेकिन महिलाओं के लिए अगर बात करें तो महिलाओं के लिए हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है ये इंडिया के अंदर में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंफर्म किया जाता है यहां पर नारी शक्ति पुरस्कार इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, जो कि 8 मार्च को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। मिलता क्या है यहां पर, कैश प्राइस 2 लाख रुपए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इंडिविजुअल और जो यहां पर एक सर्टिफिकेट फॉर इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, यानी कि एक तरीके से अगर आप लोगों को लगता है कोई भी महिला ऐसी है सोसाइटी में जो कि कुछ ऐसा काम कर रही है कि उसको ये पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उसको आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसका नाम जो है आप लोग यहां पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट है यहां पर, वो यहां पर अनाउंस करती है नेशनल लेवल पर जो भी अवार्ड है, इंडिविजुअल या फिर कोई एनजीओ काम कर रही है यहां पर या फिर कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, तो उनको ये प्राइज दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है प्राइज, तो ये 5 पॉइंट आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला तो सीधा सीधा बात है भाई साहब, जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके, एप्रिशिएट किया जा सके उनका, जैसे मैं बोला हूं कि एप्रिशिएशन जब मिलता है तो अलग से काम करने का मन करता है इंसान का। तो वही बातें कर रहा हूं, मैंने बोला सुबह 6:30 बजे उठकर वीडियो देखना, तो भाई साहब लगभग मतलब 400 से 500 बच्चे सुबह उठ गए मेरे बोलने पर, तो वो दिल से अच्छा लगता है यार कि हाँ बोला तो कुछ कर रहे हो। ठीक है, वरना क्या होता है कि हाँ बोल दिया, चलो सर ने बोल दिया, क्या जा रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोगों को बोलने पर आप लोग उसको करते हो, तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है। और इवन आप लोग के मम्मी पापा खुश होंगे, सुबह जल्दी उठोगे, अपनी एक्सरसाइज करोगे, जिनको ढंग से यूटिलाइज करके चलोगे। सर्दी लगती है सुबह, मुझे भी सर्दी लगती है यार, सुबह लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूं जिस टाइम पर आप लोग उठ रहे हो, आप लोगों को तो उठकर देखने के लिए बोल रहा हूं, बस मैं ओनली समझो 1 मिनट के लिए। ठीक है, अपनी जिंदगी सुधारो, यहां से एक ऐसा टाइम है ये जो सबसे बेस्ट फेज चल रहा है हमारी कंट्री में, और अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ आप लोग बना सकते हो। वुमेन की जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बेसिक एमिनिटीज जो रूरल एरिया में महिलाओं को मिले तो वो काफी जरूरी यहां पर हो जाती है फिर। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल जो सेक्टर में, मान लीजिए लड़की कल को साइंस में जा रही है, स्पोर्ट में जा रही है, आर्ट में जा रही है, उसको नॉर्मली सपोर्ट ही नहीं करते थे, पर लेकिन उसको अप्रिशिएट किया जाएगा अगर उस फील्ड की महिलाओं को यहां पर प्राइज मिलेगा। इसी के साथ में काफी सिग्निफिकेंस वर्क किया जाता है सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए, कैसे उनकी एजुकेशन को, उनकी लाइफ स्किल को सपोर्ट करना है, वुमेन की डिग्निटी को, तो उसमें भी काफी बड़ा ये रोल प्ले करेगा। तो इसलिए ये अवार्ड जो है ये काफी इंपोर्टेंट यहां पर अवार्ड माना जा रहा है। इसी के साथ में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये सोशियो इकोनॉमिक कल्चर या पॉलिटिकल अचीवमेंट जो भी महिलाओं के हैं, यानी कि सोसाइटी में जो भी महिलाओं के द्वारा जो भी अचीवमेंट किए गए हैं, यानी कि आप लोगों से सुना होगा वी कैन डू इट। ठीक है, तो मिलकर कर सकते हैं हम लोग इसको, तो उसको एक तरीके से हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, ताकि जेंडर को लेकर जो लड़का करे तो उसको सबको गुणगान गाते हैं, पर लड़की करे तो गुणगान नहीं गाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। पहली बार 1911 में, आज का नहीं है भाई साहब, 100 साल से भी पुराना है, यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया था, वो भी जर्मनी के अंदर में। ठीक है, तो जर्मन है यहाँ पर बेसिकली कार्ल जेटकिन,
तो यहाँ पर इनके द्वारा पहली बार ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। लेबर मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर, यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आई, ठीक है। और इसी के साथ में 1913 में सेलिब्रेशन जो है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर आगे चलकर, कि यहां पर बेसिकली शिफ्ट कर देगा टू 8 मार्च, ठीक है। तो यहां पर जिसके चलते यहां पर इसको फिर आगे चलकर यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1975 में फर्स्ट टाइम यहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो यहां पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1975 में हमारी जो बेसिकली इसको हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। याद रखिएगा हमारी कंट्री में उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो थोड़ा बहुत कोरिलेट कर कहीं पर अगर देख लोगे ना तो फिर लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। तो यही छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाते हो तो फिर आप लोग चीजों को अच्छे से आगे लेकर चल भी पाते हो, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें बोलूंगा गंदा है, बहुत गंदा है, पर क्या करूं मेरा धंधा है। यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बदतमीजी देखने को मिलती है वो आप लोग देखते हैं, चाइना बार बार बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करता है। पहली बार तो बोला था कि इंडिया ने ये हरकतें कर दी, इंडिया को बोला था पाकिस्तान ने हरकतें कर दी, पर लेकिन अब की बार बोल रहे हैं हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो 14वां राउंड यहां पर अभी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इनके द्वारा बात की गई और बोला जा रहा है कि फिर आगे मिलेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। यानी कि बात नहीं करोगे तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, बात करोगे तभी तो सॉल्यूशन निकालोगे। तो कई सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें से गालवान वैली आप लोग काफी इंपोर्टेंट यहां पर देखने को मिलती है जहां पर झड़प हुई। इसी के साथ में और भी कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को जो पेंगोंग सो लेक देखने को मिलेगी, वहां पर अभी कई सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो यहां पर अभी मिलकर काम करने की बात की जा रही है। तो पॉजिटिव आउटकम निकल कर आ रहा है मीटिंग का, तो उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। और दोनों साइड जो है वो यहां पर एक इंडिपेंडेंट जो स्टेटमेंट थी पहले ब्लेम करने वाली, वो ब्लेम गेम भी यहां पर खत्म होता हुआ आप लोग को नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी अच्छे से कवर किया गया यहां पर, और डिटेल में आप लोग ये मैप ऐसा है जिसमें कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल जाती है। यहां पर ये बेसिक काराकोरम पास आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर PP1 बेसिकली इसको बोला जाता है। इसी के साथ में यहां पर ये यहां पर बेसिकली दौलत बेग ओल्डी वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर एरिया। नॉर्थ बैंक जो पेंगोंग सो लेक है, तो फिंगर 4 वहां पर आप लोगों को बेसिकली दोनों कंट्री आपस में लड़ती झगड़ती नजर आती है। बताया था ना मैंने फिंगर 4 फिंगर 8 वाला फंडा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि दोनों कंट्री की झड़प वहां पर देखने को मिलती है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो ये कई सारे इश्यूज हैं। यहां पर अगर बात करूं आप लोगों से पेंगोंग सो लेक के बारे में, तो ये लोकेटेड है लद्दाख के अंदर में, सिचुएटेड है यहां पर लगभग 4350 मीटर। वर्ल्ड का हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक इसको बोला जाता है। और 1/3 ऑफ द पेंगोंग सो जो लेक है वो यहां पर आप लोगों को इंडिया के अंदर में देखने को मिलेगी, और 2/3 जो है वो चाइना के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि मैक्सिमम लेक जो है वो चाइना के अंदर है, और चाइना सोच रहा है जो बची कुची है ना इंडिया के अंदर जो है इसको भी वो अपने अंदर ही ले ले। तो इतनी बदतमीजी यहां पर चाइना करता है। गालवान वैली जो है यहाँ पर ये लैंड है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बफर है यहाँ पर गालवान रिवर है जो बफर जोन आप लोगों को देखने को मिलता है। अक्साई चीन जो है यहाँ पर जो कि चाइना बेसिकली कब्जाए बैठा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो डिवाइड करता है इंडिया और जो चाइना के बीच में जो एरिया, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फ्लो होता है यहाँ पर टू द लद्दाख वेयर द मीट करती है श्योक रिवर के साथ में। LAC के पास में आप लोगों को सारी चीजें नजर आएंगी यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसी के पास में आप लोगों को जिंगजियांग का जो उगर कम्युनिटी वाला रीजन है वो कनेक्ट होता हुआ आप लोगों को नजर आता है। थोड़ा सा मैप में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये जो रीजन है ये हमारे देश का आप लोग कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर, क्योंकि चाइना के कंट्रोल में है। पर लेकिन देखा जाए तो चाइना का जो जिंगजियांग वाला रीजन है जहां पर ये मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर काफी सारे अत्याचार करते हैं, जिसको उइगर कम्युनिटी बोलते हैं, बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग सही कर रहे हैं पर लेकिन उसके ऊपर काफी सारे अत्याचार कर रहे हैं, तो वाले रीजन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये सारा जो आप लोगों को नजर आएगा ये काराकोरम रेंज आप लोग को देखने को मिलेगी। काराकोरम रेंज सबसे ऊपर होती है, नीचे आप लोग को थोड़ा सा वेस्टर्न हिमालय, फिर सेंट्रल हिमालय, फिर ईस्टर्न हिमालय, तो ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडस जो है वो आप लोग को वेस्टर्न हिमालय के अंदर आप लोग यहाँ पर देखते हैं इंडिया के अंदर में। ग्रेट हिमालय के अंदर आप लोग यहाँ पर ये बेसिकली ये जो नेपाल वाला रीजन आप लोग यहाँ पर नजर आएगा, और ब्रह्मपुत्र रीजन जो है वो ईस्टर्न हिमालय के अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर जो है उसको पता है कि आप लोग क्या करते हो, ऊपर से पढ़ लेते हो, थोड़ा सा अंदर एंट्री मार जाएगा, और अंदर एंट्री मारते ही आप लोग के जो चक्षु है वो खुल जाएंगे कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, इसके बारे में तो उन्हें गुत्ती वाला गाना है, ये मुझे आता ही नहीं है, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है मेरे टीचर मुझको ये नहीं पढ़ाते, वो वाला डायलॉग ना आप लोग सेट करोगे फिर यहाँ पर। तो इसलिए कोशिश करो कि थोड़ा सा अंदर जाकर पढ़ो, इससे क्या रहेगा लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे, और बहुत सारी चीजें आप लोग को याद रहने स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप लोग कभी भूलोगे नहीं। ये आगे चलकर यहाँ पर ये जो काराकोरम रेंज अगर पूछ ले कोई आप लोगों से, ये आप लोग को अफगानिस्तान के साथ में भी कनेक्ट होती नजर आएगी। अफगानिस्तान में काराकोरम रेंज होगी, चाइना में काराकोरम रेंज होगी, इंडिया में काराकोरम रेंज आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये बेसिक चीजें जो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर कई बार बन जाते हैं। तो कोशिश तो यार मेरी यही रहती है कि मैक्सिमम चीजें आप लोगों को बताता चलूं। बाकी अगर आप लोग सुनते सुनते आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है लेक्चर में, तो फिर तो यार मैं क्या ही कर सकता हूं।
कोशिश ये रहती है कि आप लोग सारी चीजें याद रख पाओ, ठीक है, और उनका रिवीजन भी अच्छे से कर पाओ। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, एक बार नजर डाल लेते हैं एक एक कर। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल डिस्कस किया, तो हम लोगों ने बात की थी पॉलिटिकल मुद्दे के बारे में, महाराष्ट्र के अंदर जो इशू चल रहा है, ठीक है। तो समझा बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आगे बात करी महिलाओं के बारे में, क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, तो डिटेल में बातें की इस आर्टिकल के बारे में, क्या क्या मुद्दा था। एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया आर्ट के बारे में, और ये भी हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताई, और जो नवरत्न मैंने बताए हैं ये आप लोग जरूर याद रखेगा। नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया, कहां से स्टार्ट किया गया और बेसिक क्या है, हमारी कंट्री में अवार्ड जाते हैं और आप भी किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, तो इनको आप लोग जरूर देखा करो। तो ये था टोटल आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। और देखिए वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आप लोगों को जो वीडियो देखने को मिलती है उस पर क्लिक कर आप लोग आगे लिए रिवीजन भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल लेक्चर बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश क्या करो कि अपना जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू रखा करो, इसीलिए मैं आप लोगों को कोई ना कोई वीडियो छोड़कर जाता हूं वीडियो के एंड में, ताकि आप लोग कंटिन्यू उसको कर सको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग उसको अच्छे से अपनी रिवीजन के उसमें पार्ट में आप लोग इंक्लूड कर सको, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लिया करो, पॉलिटी खासकर अपनी कंप्लीट कर लो जो भी आप लोगों की बची हुई है। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, इनको आप लोग देखिए क्या क्या इनके आंसर है, एक एक कर बताइए। यहाँ पर बात की जा रही है किसके कौन सी मिनिस्ट्री है, एक तो ये बताना आप लोग यहाँ पर जो मिलकर काम कर रही है, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट था कौन सा था, जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, अब इंस्टीट्यूट भी बताना है आप लोगों को, ठीक है। मैंने इंस्टीट्यूट यहाँ पर डालना भूल गया, अब आप लोग इंस्टीट्यूट भी बताना है, क्योंकि मैंने बताया था आर्टिकल के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है, जहां पर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी लेक है जो कि हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी, SASIA क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ मैरिटल रेप के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, और यहाँ पर आर्टिकल क्या है ये आप लोग यहाँ पर बताना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन है कल के जिनका आंसर आप लोगों को देना है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके द्वारा विजिट किया गया था यहाँ पर बेसिकली श्रीलंका में, और 70वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई रबर राइस पैक्ट की। तो ये रबर और राइस का पैक्ट कब साइन हुआ था ये बताना है। चाइना जो है बेसिकली उसकी एक स्ट्रेटजी है जो इंडिया को घेरने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं ये आप लोगों को बताना है। ब्रिटिश के द्वारा स्टैब्लिश किया गया फर्स्ट रबर प्लांटेशन 1902 में, तो ये कौन सी रिवर के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया ये आप लोगों को बताना है। कौन से 3 सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूसिंग राज्य हैं ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में इंडिया की रैंक कितनी है यहाँ पर ये बताना है। पासपोर्ट के बारे में तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बताना है। कौन सी 2 कंट्री हैं उनके नाम आप लोगों को बताने हैं यहाँ पर, जो वर्स्ट पासपोर्ट जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया जो है वो वीजा फ्री एक्सेस देखने को मिलेगा 60 डेस्टिनेशन के अंदर। तो 2 कंट्री कौन सी ऐड हुई है ये आप लोगों को बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोगों को बताया, उनके द्वारा भी एक इंपोर्टेंट डे डिक्लेयर किया गया जिसको नेशनल स्टार्टअप डे बोलते हैं। तो किस डेट में डिक्लेयर किया गया ये आप लोगों को बताना था। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, अगर ये आप लोगों को याद नहीं है ना तो इसका मतलब आप लोगों ने कल का जो लेक्चर है वो ढंग से नहीं सुना, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर चीजों को आप लोग रिवाइज कर लेंगे ना तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे। इंडिया के अंदर जीएसटी काउंसिल आप लोग को देखने को मिलेगी, तो जीएसटी जो है उसके बारे में याद रखिएगा, पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर हाइक किया गया यहाँ पर सोलर पैनल के ऊपर, जो यहाँ पर क्या था वो बेसिकली जो टैक्स लगाया जा रहा था, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। आंसर बताने जा रहा हूं पर उससे पहले एक बार खुद से ट्राई करके देखो, ताकि कितना याद है आप लोग समझ पाओ, तभी आप लोग सोचोगे कि हाँ कितना याद है और कितना भूल गए। तो कभी भूला कभी याद करे वाला फंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर ये रबर राइस पैक्ट था 1952 का चाइना और श्रीलंका के बीच में, जिसको 70 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। 1952 का, तो हम लोग 2022 में बातें कर रहे हैं, तो हो गए ना 17 साल पूरे। ये यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल आप लोग को देखने को मिलेगी, जिसमें चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है चारों तरफ से। 1902 में ये रिवर है पेरियार केरला के अंदर में सबसे पहले रबर का प्लांटेशन किया गया हमारे देश में, यानी कि रबर की खेती की गई। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा टॉप रबर प्रोड्यूसिंग राज्य। 83rd इंडिया की रैंक रही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में। अफगानिस्तान और इराक ने नीचे से टॉप किया, और ओमन और जो अर्मेनिया है वो नए 2 देश ऐड हो गए हमारे वीजा फ्री में, जहां पर हम लोग डेस्टिनेशन जहां पर हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। जनवरी 16 आप लोग यहां पर याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर बात की जा रही है इंटरेक्टिंग विद ओवर 150 स्टार्टअप, ठीक है। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में जनवरी 16 को फिर नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखिएगा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और जीएसटी काउंसिल के द्वारा यहाँ पर 15 से लेकर 12% तक कर दी यहाँ पर जीएसटी रेट, जो कि यहाँ पर इसके ऊपर लगाया जाता है सोलर पैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। मॉर्निंग में कौन कौन मिलेगा वो बताइए, कौन सा है तैयार, हाउस द जोश फॉर मॉर्निंग। तो 6:30 बजे होगी तैयार, नहीं हो 6:30 बजे उठकर आप लोग अपनी वीडियो को निपटा सकते हो और फिर अपने काम धंधे पर लग सकते हो। तो कोशिश करो कि मॉर्निंग में ही निपटा दो,
और जो भी 1 घंटे के अंदर अंदर आंसर देगा वही होगा हमारा एसएलवी कमांडो ऑफ द डे, ठीक है, जो मॉर्निंग में 1 घंटे के अंदर आंसर देगा। तो देखता हूं कौन कौन यहां पर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोशिश करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। 6 बजे उठो, 6:30 बजे तक अपना लेक्चर देखो और दिन को एंजॉय करो। ओके।